Last lecture, I think we have done the bank वाला part. बैंकिंग किया था कि नहीं किया था? हाँ या हाँ? पूरा हुआ था? प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन हम लोगों ने किया था. यस और यस. I think we have done question number 5, question number 6, question number 7, question number 8. 8 नहीं हुआ है? ऑब्वियसली हुआ है. 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसा किया था हम लोगों ने. यूटिलिटी फंक्शन भी तो किया था हम लोगों ने. लॉकर फैसिलिटी सब अपना डिस्कशन हुआ था. गिफ्ट चेक वगैरह, अंडर राइटिंग सर्विसेज, ई बैंकिंग भी हुआ था अपना, एटीएम एंड ऑल, एनईएफटी, आरटीजीएस. So now only one question left in this, that is types of banks. Types of bank कर लिया? रिकॉर्डिंग है मेरे पास. कोऑपरेटिव बैंक, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक सब हुआ है. बैंकिंग पार्ट पूरा हो गया मतलब. यस और यस. वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, 3 चीज बाकी है. सो 2 इंपॉर्टेंट सर्विसेज वी कंप्लीटेड, दैट इज इंश्योरेंस एंड बैंकिंग. क्लियर है? इसमें एक इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विश आपको आता है, दैट इज दैट डिस्टिंग्विश बिटवीन सेंट्रल बैंक एंड कमर्शियल बैंक. ये बहुत बार पूछा गया बोर्ड एग्जाम में. इसको याद करके चेक कर लेना आपकी बुक में दिया है कि नहीं दिया है. नहीं है तो मुझे बोलना. आपकी बुक में दिया है डिस्टिंग्विश है ना? इसको अच्छे से गो थ्रू कर लेना. मैं ऑलरेडी आपको सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक सिखा चुका हूं. आई एम गिविंग यू 3 मिनट्स टाइम. गो थ्रू इट. हाथ में पेन पेंसिल रखो. ईच एंड एवरी पॉइंट रीड कर लो. कोई भी पॉइंट ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आ रहा, यू नीड एनी एक्सप्लेनेशन ऑन दैट, आस्क मी राइट नाउ.
Students sitting online, are you switching on the camera or should I take you out of this class? So एक बार का रिक्वेस्ट मैं समझता नहीं क्या तुम लोग को? Sixth one, seventh one. Monetary policy. The commercial bank do not frame any monetary policy. What do you mean by monetary policy? First of all, that you need to understand. Monetary policy का मतलब होता है इंडिया में कितने पैसे मार्केट में है, कितने पैसे बैंक में है. फॉर एग्जाम्पल भारत, अभी इंडिया पाकिस्तान का वॉर का सिचुएशन है. इंडियन गवर्नमेंट विल नीड मोर मनी, मोर फाइटर प्लेन्स, वेपन्स वगैरह खरीदने के लिए, सोल्जर वगैरह के लिए लगेगा पैसा. तो इस वक्त गवर्नमेंट के पास पैसा ज़्यादा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए. तो गवर्नमेंट इस वक्त बैंक में इंटरेस्ट रेट ज़्यादा चार्ज करेगा कि नहीं करेगा? आप में से अगर कोई लोन लेने को जा रहा है, बैंक विल आस्क, इंस्टेड ऑफ अभी 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट के बदले बैंक में इंक्रीज द रेट बाय से 10% नाउ, सो दैट मोर मनी विल फ्लो टू द गवर्नमेंट. सिंपल सा लॉजिक है. यस और यस. यस. अच्छा, गवर्नमेंट कुछ बॉन्ड भी इश्यू कर सकता है. आप अगर आज की डेट में बैंक में पैसा रखते हो, से फॉर एग्जांपल बैंक इज ऑफरिंग यू 8% और 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट. से फॉर एग्जांपल कोई भी फिक्स डिपॉजिट रखो, हाईएस्ट समझो, बैंक आपको बोलता है 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट. गवर्नमेंट बोलता है, गवर्नमेंट एक नया बॉन्ड इश्यू करेगा. गवर्नमेंट बोलेगा हम आपको देंगे 10%, बट मनी विल कम बैक टू यू आफ्टर 20 years फ्रॉम नाउ. आप सोचेंगे 1% रेट ज्यादा मिल रहा है अपने को, कोई भी बैंक में रख लो 9% है, लेकिन अभी डायरेक्ट सेंट्रल बैंक अपने से पैसा मांग रहा है, डायरेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पैसा मांग रहा है, एंड गवर्नमेंट प्रॉमिस कर रहा है, तो पैसा तो आएगा ही आएगा. अच्छा, नॉर्मली बैंक में फिक्स डिपॉजिट करते तो 5 साल, 7 साल, 9 साल के लिए होता है. ये गवर्नमेंट डायरेक्ट 20 साल का बॉन्ड इश्यू कर रहा है. मतलब अगले 20 साल तक रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स हो गया. हर साल 10% फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा. पीपल विल स्टार्ट पुटिंग मनी इनटू दैट. crores and crores of rupees will flow to government. लेकिन इसे पॉलिसी कौन डिसाइड करेगा, फ्रेम कौन करेगा? कैन अ नॉर्मल सेंट्रल बैंक, नॉर्मल कमर्शियल बैंक कैन डिसाइड और सेंट्रल बैंक? बिकॉज आरबीआई है, सब बैंक का बड़ा पप्पा है, वही ये सब चीज डिसाइड करेगा. क्या कोई बैंक अपनी मर्जी से अलग से कुछ बैंक रेट डिसाइड कर सकता है? आप HDFC बैंक में गया फिक्स डिपॉजिट करने को, HDFC बैंक बोलेगा हम आपको 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा. ICICI बोलेगा ये तो कंगाल है, मैं तो 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट देता हूं. तो कभी भी कोई भी HDFC बैंक में जाएगा क्या? आज के बाद सब लोग ICICI में जाएंगे. ये बैंक तो ऐसे ही मर जाएगा. अच्छा, उसका 8% का औकात नहीं है, लेकिन उसको कंपटीशन में टिकने का था, तो उसने ऐसे ही ऑफर कर दिया 8%. कैन दे डू दैट? दे कैन नॉट डू दैट.
कितना इंटरेस्ट बैंक ऑफर करेगा उसका मिनिमम एंड मैक्सिमम कैप विल बी डिसाइडेड बाय सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। बात समझ में आ रहा है? कोई भी बैंक अपनी मर्जी से जैसा कुछ भी चार्ज कर सकता नहीं है। एक लिमिट डिसाइड करेगा, बैंक बोलेगा हर बैंक का जितना ऑडिट वगैरह हमने किया है हमको समझता है कि किसी भी बैंक को 7.5% के ऊपर कोई भी किसी को इंटरेस्ट देगा नहीं। अब 7.5 का अपर लिमिट डाल दिया सभी बैंक के लिए, अभी खेलो जिसको खेलने का है। अभी HDFC 6% देगा और वो 7.5 देगा तो HDFC रो नहीं सकता है, क्योंकि RBI ने 7.5 का लिमिट डिसाइड किया, ICICI ने उसको क्रॉस नहीं किया है, 7.5 तक चलेगा। तो 7.5 में आप कंपटीशन करो, इसका 6 आपका 7.5 चलेगा, मैक्सिमम कैप इज डिसाइडेड। 7.5 के ऊपर नहीं दे सकता वो। तो इसको बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसीज के रेट ऑफ इंटरेस्ट मार्केट में क्या होगा, लोन पे कितना इंटरेस्ट चार्ज होगा, फिक्स्ड डिपॉजिट पे कितना इंटरेस्ट होगा, दैट एवरीथिंग विल बी डिसाइडेड बाय सेंट्रल बैंक। समझा कि समझा? आपने पैसा भले ICICI में रखा लेकिन उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइडेड बाय सेंट्रल बैंक। समझा? यस। और कुछ? एनी अदर पॉइंट? चले आगे। लेट्स टेक दी ट्रांसपोर्टेशन। अब ट्रांसपोर्टेशन आपको पढ़ाना मतलब एक तरह से आप लोगों का मजाक करने के बराबर है। If somebody asks me, I can say this chapter should have been there in some 5th or 6th or 7th standard. वो लोग भी शायद हंसते। I gave my 12th standard exam in the year 1989. 1989 में भी ये चैप्टर ऐसे का ऐसा ही था। भारत में 4 प्रकार के ट्रांसपोर्ट चलते हैं, रोड, रेलवे, वाटर एंड एयर। सबके एडवांटेज डिसएडवांटेज। अब बताओ रोड का क्या एडवांटेज है भाई? रोड ट्रांसपोर्ट, रोड ट्रांसपोर्ट गिव्स डोर टू डोर फैसिलिटी। डोर टू डोर बोलेगा तो तेरे घर से मेरे घर तक गाड़ी आएगा। रेलवे आता है? नहीं, रेलवे खाली प्लेटफॉर्म तक आता है। रेलवे अपने घर तक आता है, सामान देने को नहीं आता। ऐसा स्टूपिड जैसा सब क्वेश्चन है। सबसे चीप कौन है? इधर गड़बड़ है। इंडियन रेलवे इज द चीपेस्ट इन द वर्ल्ड। आप में से बहुत से लोग कॉलेज जाते हैं गलती से, यस, सोमैया कॉलेज भी जाते हैं। अरे नालायक लोग, फॉर्म भरने को तो गया रहेगा कि नहीं? फीस तो भरा रहेगा ना? यस और यस। कुछ लोग गलती से पोदार भी चले जाते हैं एंड उसमें से बहुत से लोगों को कीड़ा था तो HR में भी एडमिशन लिया रहेगा कुछ लोगों ने। हाँ या हाँ? है कोई ऐसा? एनीवन फ्रॉम HR? वेरी गुड, सुपर। अब HR के लिए आपको कहाँ पे जाना पड़ता है? चर्च गेट। चर्च गेट हम रहते हैं मुलुंड में है, वी आर इन द सेंट्रल सबब। तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप मुलुंड से ट्रेन पकड़ के CST चले जाओ, CST से बाई कैब या बस चले जाओ, या तो डबल ट्रेन करना पड़ेगा, दादर जाने का, दादर से ट्रेन चेंज करके देन यू गो टू चर्च गेट। किसी भी सूरत में अगर मैं सिंपल सा कैलकुलेशन पकड़ता हूँ फ्रॉम मुलुंड टू CST, ट्रेन का टिकट कितना है? सिंगल टिकट पता है किसी को? 15 रुपया है। एनो किलोमीटर कितना पता है मुलुंड से CST का? 35 किलोमीटर्स, प्रिसाइसली 34.4 होता है, बट हम लोग उसको राउंड ऑफ करके इधर 34 और 35 बोलते हैं। आप सोचो 35 किलोमीटर का वो आपसे सिर्फ 15 रुपया ले रहा है। मतलब आप पर किलोमीटर का कॉस्ट पकड़ेगा तो कितना कम है, 1 रुपया भी कॉस्ट नहीं है। उतना सस्ते में रेलवे आपको लेके आता जाता है और किसी को परवड़ेगा नहीं। इधर से आप उबर ओला का कैब करेगा तब पता चलेगा, वो आपसे लेगा 500, 700, 800, दैट टू डिपेंड्स ऑन ट्रैफिक। वो शेयर मार्केट के जैसा, उसका रेट कभी भी ऊपर नीचे होता रहता है। अभी 5 मिनट पहले बुक किया तो पता चला 545 बता रहा है, अपन बोलेगा नहीं नहीं थोड़ा रुकते हैं। 10 मिनट के बाद वापस से बुकिंग का ट्राई करेगा, पता चला 670 रुपया बता रहा है। शेयर मार्केट में भी इतना भाव ऊपर नीचे नहीं होता है, इतना ओला उबर में होता है। बट रेलवे इज द चीपेस्ट वन, मोस्ट चीपेस्ट, पूरे दुनिया भर का चीपेस्ट है। हम लोग कदर नहीं करते हैं, वो अलग बात है। रेलवे का सर्विस पैथेटिक था। तो पैसा भी किधर लिया तेरे से ज्यादा भाई? कितना पैसा ले लिया तेरे से?
नियरली 48 पैसा पर किलोमीटर आपसे ले रहा है वो। उसमें आपको हाथी घोड़ा सोना चांदी सब चाहिए। ऐसा ट्रेन भी साफ होना चाहिए, ऐसा विंडो सीट भी होना चाहिए, एसी भी होना चाहिए, गिरदी भी नहीं होना चाहिए, ऐसा बीच में म्यूजिक भी बजना चाहिए, एयर होस्टेस के जैसे कोई इधर ट्रे लेके भी आनी चाहिए। ऐसा सब तो अपना एक्सपेक्टेशन रहता है। 50 पैसा नहीं दे रहे तू भाई। सो रेलवे से चीपेस्ट, वो याद रखना। अच्छा, ट्रैफिक किस में ज्यादा मिलेगा आपको? ऑब्वियस है। रोड कभी टाइम पे पहुंचाएगा? गारंटी नहीं। रेलवे टाइम पे पहुंचाएगा? गारंटी नहीं, बट बेटर देन रोड। कैन आई से यस और यस? एटलीस्ट शेड्यूल तो है, टाइम टेबल के हिसाब से चलेगा नहीं अलग बात है, लेकिन टाइम टेबल जैसा तो कुछ है। यस और यस? रोड का कोई टाइम टेबल है? कुछ नहीं है। अच्छा, अगर आप सामान भर के जा रहे हो, खराब होने का चांस किस में ज्यादा है? रोड में है। अरे बारिश आया, सामान भीग जाएगा। ट्रैफिक आया, गाड़ी रुक गया, 2-2 दिन तक गाड़ी रुकी रहती है कई बार एक ही जगह पे। जो लोग बड़ा ट्रांसपोर्टेशन, स्टेट टू स्टेट का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, यहां से कर्नाटका आपको आपका एक ट्रक भेजने का है, एंड बीच में अगर ट्रैफिक लग गया तो एक ही पोस्ट पे आपका 2-2 दिन निकल जाता है, उतना ट्रैफिक लग जाता है। और आपका अगर उसमें पेरिशेबल गुड्स है, मैंगो भेजा इधर से, हाँ हो गया, मैंगो पक गया उधर ही, अब क्या ही बिजनेस करोगे आप उसका? बिगड़ जाएगा। मॉइस्चर लगेगा, सनलाइट लगेगा, धूल आएगा, मिट्टी आएगा, ट्रैफिक आएगा, पानी आएगा, बारिश आएगा, सब तरह से खराब हो सकता है। हाँ, लेकिन रेलवे से भेजा है तो अरे लोहे के वैगन्स हैं, पूरा का पूरा पैक है, उसमें कुछ भी धूल मिट्टी सनलाइट रेन बारिश कुछ जाने वाला नहीं है, आपका सामान सुरक्षित है। अरे तो चोरी तो ट्रक में भी हो सकता है, नाला वो ड्राइवर बैठा है पीछे से सामान गायब हो जाता है, समझता नहीं है। ये तो खुल्लम खुल्ला चोरी होता है। इधर का रेलवे का चोरी करने के लिए तो दिमाग लगेगा भाई साहब को। चोरी तो आरबीआई से भी हो जाता है यार, चोरी का तो बात ही मत करो आप। ये ज्वेल थिप देखा लगता है अभी अभी। सो चोरी का मत बात करो, चोरी सब जगह पे पॉसिबल है। वो भी अगर मैं बात करूंगा तो आई कैन से देयर आर लेस चांसेस इन रेलवे बट मोर चांसेस इन रोड। सिग्नल्स कहां पे ज्यादा आएंगे? रोड में ज्यादा आएंगे। एक्सीडेंट के चांसेस कहां पे ज्यादा है? रेलवे में भी होता है, बट अगेन वी आर कंपेयरिंग एप्पल टू एप्पल, राइट? तो कितने चांस रोड पे ज्यादा है? तो ज्यादा है, रेलवे में कम चांस है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? बस आपका 2 क्वेश्चन हो गया। रोड ट्रांसपोर्ट का एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, रेलवे ट्रांसपोर्ट का एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। रादर मैंने 4 क्वेश्चन करा दिया आपको। रुको रुको, अभी बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है। मैंने बोला ना, मैं पूरा मजाक उड़ाने वाला हूं आप लोग का। ये चैप्टर ही ऐसा है। बाद में आता है थोड़ा अलग लेवल पे, रोड रेलवे तो जनरल पब्लिक हो गया ना, अपन बिजनेसमैन है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करता है, राइट? तो 2 टाइप के ट्रांसपोर्ट है, वाटर ट्रांसपोर्ट एंड एयर ट्रांसपोर्ट। हाँ, फास्टेस्ट कौन सा है? और बोलो, आपने को तो पता ही नहीं था। ऐसा कॉमन सेंस वाला चीज पूछता है आपने को। स्लोएस्ट कौन सा रहेगा? बोलो, आपने को तो पता ही नहीं है। हाँ, हैवी बल्कि गुड्स किस में लेके जा सकता है? बोलो, ये भी मेरे को नहीं पता था। ऐसा ऐसा स्टूपिड जिसको हम लोग कॉमन सेंस समझते हैं, लेकिन अपने को जैसे अनकॉमन सेंस है अपने में, ऐसे सवाल डाले हुए हैं इसमें। महंगा कौन सा रहेगा? हाँ, ये भी मेरे को नहीं मालूम था। बात समझ में आ रहा है? ऐसे स्टूपिड क्वेश्चंस है। अच्छा, आपके गुड्स को खतरा ज्यादा किस में है? तूफान का। समझ में आ रहा है? उधर पायरेट्स भी आ सकते हैं, ठग्स ऑफ हिंदुस्तान भी आ सकते हैं, टाइटैनिक भी हो सकता है, डूब सकता है, सुनामी आ सकता है। प्लेन में कोई प्रॉब्लम है ज्यादा नहीं, वेदर कंडीशन खराब हो सकता है, बरोबर है, बट कंपैरिजन करेगा तो खतरा किस में कम है? समझा के समझा? यस और यस? हाँ, लेकिन उसका नुकसान क्या है एयर में? अब बहुत महंगा है। हाँ, बल्कि सामान नहीं लेके जा सकता है।
ज्यादा एक्सपेंसिव भी है और बल्कि गुड्स तो लेके नहीं आ सकते। उधर किस चीज का एक्सपोर्ट कर सकते हैं? डायमंड्स। हाँ, डायमंड का इतना छोटा पैकेट बना के जेब में डालेगा, पता चलेगा 5 करोड़ का डायमंड अपनी जेब में है, लेकिन 5 करोड़ का ऑयल भेजने का तो वो जा ही नहीं सकता प्लेन में, वो शिप से ही भेजना पड़ेगा आपको। आर यू अंडरस्टैंडिंग? हेलो, हो गया आपका पूरा चैप्टर। ईश्वर, देखो देखो जरा ट्रांसपोर्ट पढ़ो, क्या लिखा है देखो। मीनिंग है, बोलो। ट्रांसपोर्ट का मीनिंग भी अपने को तो मालूम ही नहीं था कि ट्रांसपोर्ट मतलब क्या होता है। ट्रांसपोर्टेशन इज द मूवमेंट ऑफ पीपल, एनिमल एंड गुड्स फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन। वाह, नया चीज सीखा। अब इसमें लोग को थोड़ा बुरा लगा, जब बरसों से वो लोग रोड, रेलवे, वाटर, एयर पढ़ाते थे, तो उसमें एक ऐड कर दिया वो लोगों ने नीचे 5, 6, 7 मोनोरेल, मेट्रो, रोपवेज एंड पाइपलाइन। बोलो अब ये क्या ट्रांसपोर्टेशन है? मतलब कुछ भी लिखने का। अरे मोनोरेल बोला तब तक समझा मेरे को, वो भी इंडिया में नहीं चलता, अलग बात है। मुंबई में था वो बंद कर दिया, मुंबई में बंद कर दिया भाई। अभी चेंबूर वाला जो था, वडाला चेंबूर वाला चलता था, वो खाली बच्चे लोग को संडे को घुमाने के लिए अभी। हाँ हाँ, वही उसके लिए, उसको ट्रांसपोर्टेशन नहीं बोलते ना बाबा, पिकनिक बोलते हैं उसको। रोप वे, बोलो हम लोग उधर रोप वे से ट्रांसपोर्ट करेंगे, ऐसा रस्सी पे लटक लटक के। एंड अगर कुछ बचा तो पाइप में घुस जाने का, कोई ट्रैफिक नहीं आएगा उसमें। खाली एक साइड से पानी आ गया, गटर आ गया, तो आप बह के निकल जाओगे समंदर में सीधा, बस। So this 5th, 6th, 7th is of no use for you. So you have to focus only on road, railway, water and air transport. बरोबर है? क्वेश्चन क्या आएगा? रोड ट्रांसपोर्ट के एडवांटेज, डिसएडवांटेज। सेम फॉर रेलवे, एडवांटेज, डिसएडवांटेज। वाटर का एडवांटेज, डिसएडवांटेज। एयर का एडवांटेज, डिसएडवांटेज। अभी इसको एडिशन करने के अंदर ये लोग नई नई चीज इसमें कर सकते थे। अभी जैसे इंडिया में, आई कैन टेल यू इन नेक्स्ट 5 years इन इंडिया वाटर ट्रांसपोर्ट सबसे ज्यादा हैवीली यूज होने वाला है। वाटर ट्रांसपोर्ट, लोकल की बात कर रहा हूं मैं। लोकल का मतलब समझते हैं? मुंबई में, महाराष्ट्र में, विद इन महाराष्ट्र अगर आपको ट्रैवल करने का है, वाटर ट्रांसपोर्ट इज गोइंग टू बी द नंबर 1। आप रोड, रेलवे को भूल जाओगे। फॉर एग्जांपल एरोली गए हो आप, एरोली ब्रिज देखा है? एरोली ब्रिज के नीचे क्या है? पानी है, लेक है, समंदर है, दरिया है, वहां से वाशी जा सकते हैं। बाई रोड एरोली से वाशी जाने का तो आपको बाई रोड कितना टाइम लगेगा? कम से कम आधा पौना घंटा लगेगा। दिस यू विल रीच वाशी इन जस्ट 8 minutes. They are starting water taxis. In fact, they already started. It's on experimental basis today. Today the cost is high. यहां से ये लोग एरोली से डायरेक्ट नावा शिवा, मतलब पनवेल के आगे जो पोर्ट है नावा शिवा, उधर तक लेके जा रहे हैं। एंड यू रीच देयर इन जस्ट 27 minutes. बट उसका जो चार्ज है वो 800 रुपीज इस वक्त है पर पर्सन, विच इज कॉस्टली टुडे। बट दे आर जस्ट रनिंग एज अ पायलट प्रोजेक्ट। वो लोगों ने शुरू किया है कि वो कितना फिजिबल है। प्राइवेट कंपनीज उसके लिए टेंडर भर रहे हैं कि नहीं भर रहे हैं, या गवर्नमेंट को अपने प्राइवेट बीएसटी की बसेज या रेलवे चलती है उस तरह से चलाना पड़ेगा। दे एक्चुअली वांटेड टू गिव आउटसोर्स। आज से 7 साल पहले मैंने पढ़ लिया था, अभी तक उसको लाइसेंस अप्रूवल नहीं मिला है। मतलब लाइसेंस मिल गया है लेकिन गवर्नमेंट ने अब तक ऑफिशियल अप्रूवल नहीं दिया है। उबर स्टार्टिंग एयर टैक्सी फ्रॉम मुंबई टू पुणे, हेलीकॉप्टर सर्विस उबर का। उबर कंपनी ने ऑलरेडी लाइसेंस के लिए अप्लाई कर दिया, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने उसको परमिशन भी दे दिया है, बट अब तक वो लोग को ग्रीन सिग्नल नहीं दिया है। लाइसेंस, फॉर्मेलिटीज, एवरीथिंग इज डन। अगर आप यहां से पूना जाओगे बाई टैक्सी, टैक्सी भी भाड़े पे लेके जाता है, अपने को पता है। टैक्सी में जाओगे या आपकी खुद की प्राइवेट कार में जाओगे, कितना घंटा लगेगा मुंबई टू पुणे? एवरेज 3 घंटा हम लोग पकड़ते हैं, बरोबर है। ट्रैफिक नहीं रहेगा तो शायद 2.5 पौने घंटे में, पौने 3 घंटे में पहुंच जाते हैं, 2.5 hour। ट्रैफिक होगा तो 3 घंटे के भी ऊपर जा सकता है। यू आर रीचिंग मुंबई टू पुणे इन जस्ट 20 minutes, हेलीकॉप्टर।
हेलीकॉप्टर भी वो लोग प्लान कर रहे हैं उस तरह के कि इट शुड बी 8 सीटर हेलीकॉप्टर और 6 सीटर हेलीकॉप्टर और 14 सीटर हेलीकॉप्टर, वो उसके ऊपर डिस्कशन चल रहा है उनका। 6 सीटर को परमिशन मिल चुका है एंड वहां पे पर पर्सन का चार्ज विल बी जस्ट 3,500 रुपीज। बट अब 20 मिनट में 3,500 रुपया इस बार आज की डेट में आप टैक्सी में जाते हो, टैक्सी वाला 1,500 रुपया लेता है पर पर्सन टेंटेटिवली। बट यहां पे आप जिसको परवड़ता है 20 मिनट में पहुंचता है, जिसको बिजनेस करने का है उसको वो परवड़ेगा। बिजनेस बिकम सो फास्ट, जस्ट 3,520 मिनट्स यू आर मुंबई टू पुणे। इधर से घाटकोपर पहुंचने को टाइम लगेगा, उधर आप पूना पहुंच गए हो। दैट सर्विस दे आर स्टार्टिंग नाउ। सो ये सब हो रहा है। आगे चल के ट्रांसपोर्ट का चैप्टर आई बिलीव कि डिकेड आफ्टर दिस इट विल बी अ न्यू ऑल्टरेशन विल बी मेड इन सच काइंड ऑफ चैप्टर्स। बट अभी जो ये लोग ने फालतू रोप वे पाइपलाइन वगैरह कुछ भी घुसा दिया है फालतू का, इसका कोई सेंस नहीं बनता है। वाटर टैक्सी, यू ट्रस्ट मी, इंडिया इज कमिंग इन अ बिग वे फॉर वाटर टैक्सीज ऑल ओवर सच प्लेसेस। मतलब जिस तरह से हम लोग रास्ते पे ऑटो देखते हैं ना, उतने वाटर टैक्सीज आपको दिखेंगे पानी में। जहां जहां पे छोटे छोटे वाटर के चैनल्स हैं, वो सभी जगह पे ये शुरू हो जाएगा, ऑल प्लेसेस। पार्डन, अभी उसके लिए मुलुंड के बीच में हम लोग लेक नहीं बना सकते ना भाई। So these things are happening in real। और ये सिर्फ मुंबई का बात नहीं है, ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया दैट एरोली टू वाशी या एरोली टू नावा शिवा। ये इंडिया में कम से कम 17 प्लेसेस पे पायलट प्रोजेक्ट चल रहे हैं। यूपी में भी चल रहा है, साउथ में भी चल रहा है, गुजरात में भी चल रहा है। गुजरात में बहुत बड़े पैमाने पे चल रहा है ये। So they all are going to do that। अभी दैट राजकोट एंड जामनगर के बीच में आपको पता होगा तो देयर इज सर्विस। बड़ौदा टू सूरत के बीच में देयर इज अ सर्विस। तो वहां पे ये लोग सब फास्ट कर रहे हैं अभी ये काम। ऑलरेडी सबके पेपर वर्क हो चुके हैं, गवर्नमेंट को खाली सब जगह पे उसका फिजिबिलिटी देखने का है। वाटर पोल्यूशन का मतलब क्या होता है पहले ये समझो। व्हाट डू यू मीन बाय वाटर पोल्यूशन? वाटर पोल्यूशन का मतलब ही नहीं मालूम है आपको पहले तो। आपको क्या लग रहा है ये लेक में पानी अच्छा है? पानी तो ऑलरेडी पोल्यूटेड है। गंगा को साफ करते, यमुना को साफ करते जमाने निकल गए, हो ही नहीं रहा है। वर्ल्ड की बेस्ट टेक्नोलॉजी वो लोग लेके आए, लेकिन वो लोग थक गए हैं। जितना करो उतना झाग निकलता है उसमें से, साफ करते जाओ और गंदगी निकलता है, साफ करो और गंदगी निकलता है उसमें से। इट विल टेक टाइम, बट देन हर एक चीज के अगर कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान होगा ही होगा। हर एक चीज का कुछ ना कुछ तो माइनस होता ही होता है, वो निकलेगा। मैडम सो गए हैं क्या वहां पे? गुड मॉर्निंग मैम। उनको आगे भेज दो, नींद खुला रहेगा उनका। आ जाओ आ जाओ, आगे आ जाओ। इसके लिए हम हमेशा बोलते हैं रात को लेट नाइट तक मोबाइल पे नहीं रहने का। इधर इधर एकदम सामने रहेगा ना, आपको नींद आएगा नहीं। रावण बैठा रहेगा ना सामने, नींद आता ही नहीं है। ईश्वर। सो माय रिक्वेस्ट, गो थ्रू दिस रोड ट्रांसपोर्ट एडवांटेज। मैं खाली एक बार पढ़ के ले रहा हूं, बाबा जी का प्रवचन फटाफट से जा रहा है, तेरा सुन लेना। इसमें कुछ नहीं समझा तो मेरे को पूछ लेना। एडवांटेज पढ़ रहा हूं रोड ट्रांसपोर्ट का। इट इज चीप मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट एज कंपेयर टू द अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। सस्ता है, सुंदर है, टिकाऊ है, बिकाऊ है। नेक्स्ट वन, पेरिशेबल गुड्स कैन बी ट्रांसपोर्टेड एट अ फास्टर स्पीड बाय रोड कैरियर ओवर अ शॉर्ट डिस्टेंस। वापस लिखा है, शॉर्ट डिस्टेंस में रोड ट्रांसपोर्ट अच्छा पड़ेगा आपको। भले रेलवे सस्ता है, लेकिन पेरिशेबल गुड्स है आपके पास जो जल्दी खराब हो जाता है, तो शॉर्टर डिस्टेंस के लिए रोड ट्रांसपोर्ट बेटर है, राइट। थर्ड वन, इट इज फ्लेक्सिबल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट एज लोडिंग एंड अनलोडिंग इज पॉसिबल एट एनी डेस्टिनेशन। नाउ व्हाट डू मीन बाय लोडिंग अनलोडिंग? सामान को चढ़ाना, सामान को उतारना, किसी भी डेस्टिनेशन पे पहुंचाना, वो रोड ट्रांसपोर्ट में पॉसिबल है। एज आई सेड, रेलवे क्या होगा, स्टेशन टू स्टेशन सर्विस देगा। रोड क्या बोलता है, डोर टू डोर सर्विस है, तो फ्लेक्सिबल है। रेलवे टाइम टेबल से चलता है,
वो रेलवे का एडवांटेज है, लेकिन रोड का एडवांटेज क्या है? हाँ, अपना कोई टाइम टेबल ही नहीं है, कभी भी आओ। सही, अपने डिसएडवांटेज को कैसे एडवांटेज में वो लोग प्रेजेंट करते हैं, राइट? हम लोग पॉजिटिव देखते हैं, रेलवे साला टाइम टेबल के हिसाब से चलता है, ऑर्गेनाइज्ड है, प्लान्ड है सब कुछ। ये लोग बोलता है हमारे पास कुछ जरूरत ही नहीं, कभी भी आओ, हम तैयारी बैठा है, जब भी आओ तभी। तो दैट्स एन एडवांटेज, फ्लेक्सिबिलिटी। It provides door-to-door service. Also, it functions as feeder transport to the other mode of transport. What do you mean by feeder? अरे भाई, आपने सामान मंगाया पूना से, आपका सामान थाना स्टेशन तक आ गया, लेकिन थाना से घोड़बंदर रोड जाने के लिए क्या करेगा? तो रोड ट्रांसपोर्ट का ही जरूरत पड़ेगा ना आपको। समझा के समझा? फीडर मतलब सपोर्ट टू दी अदर ट्रांसपोर्ट सिस्टम। यस और यस। एयर से सामान आया, वाटर से, ओशन से आपका सामान आया, शिप से सामान आया, वो तो पोर्ट तक ही आएगा ना। पोर्ट से आपकी फैक्ट्री तक कौन लेके जाएगा? रोड ट्रांसपोर्ट। इट हेल्प्स पीपल टू ट्रैवल एंड कैरी गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस वेयर एनी अदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इज नॉट पॉसिबल। बरसों तक ये हुआ है। आई हैड बिन टू मेघालय, शिलोंग एंड ऑल सच प्लेसेस जहां पे 2014 तक, आई रिपीट 2014 तक रेलवे सर्विसेज ही नहीं थे। नाउ शिलोंग बीइंग कंसिडर्ड एज द हिल स्टेशन, राइट, इट्स अ डिफरेंट स्टेट, मेघालय, वहां पे रेलवे जाता ही नहीं था अब तक, 2014 तक। उसके बाद रेलवे लाइन शुरू किया गया, मतलब तब तक वहां पे जाना है तो कौन सा चीज करना पड़ेगा आपको? कंपल्सरी टू गो बाय रोड ट्रांसपोर्ट। रोड ट्रांसपोर्ट का डिसएडवांटेज दिया है, ड्यू टू लिमिटेड कैरिंग कैपेसिटी रोड ट्रांसपोर्ट इज नॉट इकोनॉमिकल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। इसका लिमिटेशन है, एक ट्रक में जितना सामान भर पाएगा उतना ही आएगा। रेलवे के तो इतने सारे कंपार्टमेंट्स हैं, इतने सारे वैगन हैं, एक साथ लाखों करोड़ों रुपए का सामान एक से दूसरी जगह पे आप ट्रांसफर कर सकते हैं, ट्रक में वो नहीं हो पाएगा। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हैवी एंड बल्की गुड्स थ्रू रोड ट्रांसपोर्ट इन्वॉल्व्स हाई कॉस्ट। आई डोंट नो, कभी आपने 18 पहिए वाला व्हीकल देखा है कि नहीं देखा है? देखा है कभी? नॉर्मल ट्रक कितने पहिए का होता है? 4 पहिए का होता है। 4 से बड़ा रहेगा तो 6 पहिए का हैवी मटेरियल रहेगा तो, लेकिन 18 व्हीकल वाले भी ट्रक होते हैं जिसमें बड़े बड़े बल्कि गुड्स लेके जाते हैं। वो सिर्फ नेशनल हाईवेज पे चलते हैं, क्योंकि नेशनल हाईवे की डिजाइन उस तरह से होती है, उनको टर्न वगैरह लेना है तो ले सकते हैं। बाकी 18 पहिए वाला व्हीकल को टर्न करना इज सो डिफिकल्ट, एंड दैट टू व्हेन इट्स अ हिली एरिया टाइप रहेगा तो ट्रक गिर जाएगा। सो बल्कि गुड्स रहेगा तो रोड में नहीं लेके जा सकते हैं, हैवी हो जाता है बहुत, एंड उसका अगर मिल भी गया ना तो उसका कॉस्ट बहुत होता है। एक सिंपल सा एग्जांपल दे सकता हूं, यहां से अगर आपको 18 कुछ, आप इतना हैवी कुछ आपने मेटल बनाया है और वो हैवी मेटल आप यहां से बेंगलोर भेजना चाहते हो, आपको उसका कॉस्ट, आपका मेटल का जितना कॉस्ट है वो मेरे को नहीं पता, लेकिन इधर से बेंगलोर वो भेजने का कॉस्ट ही आपको तकरीबन 60 से 70 हजार रुपया हो जाएगा, सिर्फ बेंगलोर भेजने का ट्रक में। और ट्रक को पहुंचने को कम से कम नॉर्मली आपको 5 से 7 दिन मिनिमम लगेगा। मुंबई से बेंगलोर ट्रक को पहुंचने के लिए 5 से 7 दिन लगेगा, क्योंकि उसका स्पीड कैन नॉट गो मोर देन 20 पर किलोमीटर, उसी स्पीड में चला सकते हैं उसको। अनदर थिंग, वो दिन में नहीं चलता, सिर्फ रात को चलाना पड़ता है। ये सब उसके डिसएडवांटेजेस हैं। हैवी बल्कि गुड्स नहीं जा सकते हैं। रोड ट्रांसपोर्ट इज अफेक्टेड बाय एडवर्स वेदर कंडीशन सच एज फ्लड, रेन, लैंडस्लाइड। जब मुंबई में वाटर लॉगिंग होता है तो रोड ट्रांसपोर्ट काम करना बंद कर देता है। फ्लड आ गया, बारिश ज्यादा हो गया, लैंडस्लाइड हो गया तो रोड ट्रांसपोर्ट उधर काम आएगा नहीं। देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ रोड एक्सीडेंट विच आर कॉमन। अच्छा, ये वर्ड भी लिखा है, विच आर कॉमन, ये तो आम बात है, एक्सीडेंट हो तो होएगा, रोड में तो चलता रहता है, कोई भी आके ठोक के जाएगा तुमको। It causes pollution due to emission of gases which affects the health of people. अभी तो ये चेंज हो गया है बहुत हद तक, अभी हम लोग धीरे धीरे CNG पे तो कन्वर्ट हो चुके हैं। इनफैक्ट गवर्नमेंट ने तो रूल बना दिया है, ऑल व्हीकल पब्लिक ट्रांसपोर्ट हैज टू बी ऑन CNG कंपल्सरीली। तो अभी नहीं हो रहा है पोल्यूशन, लेकिन अभी भी जो पुराने व्हीकल्स हैं, अभी भी कुछ लोग चोरी चकारी करके पुराने व्हीकल्स चलाते हैं। पुलिस पकड़ेगा तो उसको पैसा देके छूट जाएगा, बट उससे वो धुआं, गैस वगैरह तो निकलता ही निकलता है, तो उससे बहुत फर्क पड़ता है। राइट, ये टाइप के सब पॉइंट्स हैं, एडवांटेज डिसएडवांटेज, एडवांटेज डिसएडवांटेज। ये आपको 4-4 मार्क के क्वेश्चंस में आ सकता है। राइट,
मेरा रिक्वेस्ट है, रोड मैंने आपको समझाया, रेलवे में एक बार नजर घुमा लो, गो थ्रू कर लो, रेलवे, वाटर एंड एयर, सबको आराम से 2-2, 3-3 मिनट का टाइम दो, हाथ में पेन पेंसिल रखो। एज आई सेड, पढ़ने के टाइम पे कोई भी ऐसा वर्ड, कोई भी ऐसा सेंटेंस आपको लगा कि जो आपको समझने में दिक्कत हो रही है, आस्क मी राइट नाउ। सो गो फॉर रेलवे का एडवांटेज डिसएडवांटेज, गो फॉर वाटर ट्रांसपोर्ट का एडवांटेज डिसएडवांटेज, एंड गो फॉर एयर का एडवांटेज डिसएडवांटेज, एंड लेट मी नो अगर कुछ उसमें हेल्प चाहिए तो। सब कॉमन सेंस वाले पॉइंट हैं ये। अब तक ये चैप्टर इसमें क्यों रखा है मेरे को तो यही नहीं समझा आज तक। बुक नहीं लाया? अरे वाह, अरे वाह, स्टैंड अप। किधर है दादू? अरे पांडु में प्रिंटर वगैरह होंगे, है ना? जानता रहेगा ना, घर पे जाएगा ना, तेरा फुल साइज का एक कटआउट बना के लेके आ। कटआउट समझता ना क्या होता है? तेरा पोस्टर कटआउट, तू मत आना, खाली हम तेरा पोस्टर रख देंगे इधर, और मैं रोज उसको अगरबत्ती करेगा। क्या मान लोगों की पूजा होनी चाहिए। कितने लेक्चर थे आज? अच्छा, सिर्फ 2 ही था, मेरे को लगा 8-9 रहेगा। फर्स्ट कौन सा था? क्या बात कर रहा है, मैथ्स का बुक लाया? क्यों? पूछ रहा हूं क्यों लाया? हाँ, फिर से बोल। बैग चेंज कर रहा था कि बुक चेंज कर रहा था? अच्छा, तेरा दिन के हिसाब से बैग भी अलग अलग होता है? हाँ, पुराना था। ओ, तो तू घर से जब निकलता तब देखता नहीं है? एचआर में पढ़ता ना अपन। एमिरेट्स फ्लाई बेटर, एयर ट्रांसपोर्ट, अपन हवा में उड़ेगा अपन। और कौन है ऐसे महान लोग भाई, इसकी कंपनी देने वाले? हाँ हाँ, स्टैंड अप, स्टैंड अप, हिम्मत मर्दा, मदद खुदा, स्टैंड अप, ईश्वर। और कौन है? एनीवन? क्या बात है, सब लोग लाया है? ये तो हजम नहीं हो रहा मेरे को। फिर मैं राउंड मारने को आएगा और पता चला तो प्रॉब्लम हो जाएगा, इसके लिए अभी से बता दूं, डरो मत। क्या ज्यादा से ज्यादा मैं सर पटकने को बोलेगा, खिड़की से कूदने को बोलेगा, और क्या बोलेगा? व्हाट्स योर गुड नेम? रिवान। खाना भी खाया? वो याद था? मैथ्स का बुक लाया रहेगा? अरे कितना दिल तोड़ता है तुम लोग, मेरा पता है। निश्चित सर के साथ मेरा ऐसे ही झगड़ा होने वाला है अभी, ऐसा चलेगा नहीं। अभी क्या करेंगे, भूल गया तो? तो अगली बार का बात नहीं कर रहा हूं, अभी का बात कर रहा हूं कि तेरे को अगली बार याद रहेगा, उसका क्या गारंटी? क्या गारंटी? रोना आ रहा है? अरे वाह, अरे वाह, दीवार पे पटक। कितनी बार पटकेगा तू? हाँ, एक बार? हाँ, 2 बार? यार पब्लिक बोली लगा रहा है तेरा अभी। चलो, खून कितनी बार में निकलता है बताओ? 3, 5, 7, 25, 20? क्या इसके प्रीवियस बैच में तो उल्टा लगाया था, प्रीवियस बैच में बोलता है सर आप चिंता मत, जब तक खून नहीं निकलेगा तब तक पटकते रहेगा। शुरू हो जा। मेरी मर्जी बंद है। इधर का रिमोट किधर है? कैमरा का रिमोट किधर है? पटको पटको सर, पटको जल्दी।
चलो 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 जल्दी। ईश्वर, 1, 2, 3, 3:30, 3:45, 5। ठीक है, इधर बेंच पे या दीवार पे? दीवार पे, नहीं इधर ही करते। हाँ, क्यों मुश्किल क्यों है? अपन दोनों ट्राई करते हैं, चल स्टार्ट। हाँ, बाल बीच में आ रहा है जरा। अरे तो उसमें तो बाल बीच में आएगा ना, बाल पकड़ के इसमें कर। अरे वो तो मैं डिसाइड करेगा ना इम्पैक्ट किस पे है। इम्पैक्ट तो तू बुक लेके आए उसको इम्पैक्ट बोलता है, कि अगली बार तो बोले नहीं उसको इम्पैक्ट बोलेगा, है ना? तो ऐसा हाथ ऐसा रख, बाल ऐसा पीछे रख। नहीं नहीं Recording in नहीं, progress. मजा नहीं आया, नहीं मजा ही नहीं आया। अच्छा चल, Recording तेरी मर्जी stopped. के हिसाब से आजा, पब्लिक डिमांड पे। हाँ, नहीं आया, आवाज आया? मेरे को तो आ रहा था, ये लोग मना कर रहा है। 1, 1.5, 2, 2, 2.5, 3, 3, 3, आजा चल। माथू पटक गुजे वो मन दाय। हाँ चलो चलो, रेल वाटर एयर को फटाफट से गो थ्रू करो, कुछ है तो पूछो। ईश्वर ईश्वर, आई बिलीव कि इसका इम्पैक्ट रहेगा नेक्स्ट लेक्चर तक तो एटलीस्ट। तू दूसरी बार किया ना ये? हाँ, तीसरी बार, सच्ची बोल। हाँ, तू लेक्चर बंक करता है? हाँ, मैंने बाहर बैठाया था। ईश्वर, एक्टिंग 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 करो, एक्टिंग करो। ईश्वर, जीत भाई, अभी तू पैसा पीछे मुड़ के देखा तो सर पटकने को बोलेगा तेरे को, डिसाइड कर ले। हाँ 1.5, धंधा पर ध्यान आपने, माइंड योर ओन बिजनेस। मैं पूछ भी लेगा बाद में मन करेगा तो। ईश्वर, बोलो। एक भी नहीं आता, दिया नहीं है।
देखो स्क्रीन पे दिख रहा है एयर ट्रांसपोर्ट का डिसएडवांटेज। तू चश्मा ऊंधा પહેરા છે। ચા પીવી છે બીજું કાંઈ? हो गया एक्टिंग, तो चले आगे। नालायक लोग, सबको टाइम पास ही करने का इधर। Done. Let's begin with the warehousing. मोनोरेल, पाइपलाइन सब घर में, मतलब इधर पढ़ने का नहीं। लेट्स स्टार्ट विद द वेयरहाउसिंग। अब ये बरसों से भारत में वेयरहाउसिंग का बिजनेस चलता है। वेयरहाउसिंग का बिजनेस चलने का मतलब समझते हैं, ये भी एक टाइप का सर्विस है जो हम बिजनेसमैन को प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आपके पास जमीन है, आपके पास जगह है, आप वेयरहाउस बिल्टअप कर दो, एंड वेयरहाउस बिल्टअप करके वो वेयरहाउस कंपनीज को रेंट पे दिया करो। ह्यूज मनी, क्रोर्स एंड क्रोर्स ऑफ मनी। और पहले कैसा था, ये सिर्फ हम लोग वेयरहाउस रेंट पे देते थे, सिर्फ भाड़ा मिलता था। अब वेयरहाउस कीपर जो है ना, ये अपने आप में एक ऑर्गेनाइज कंपनी के रूप में ऊपर आ रहे हैं। ये लोग और बहुत सारी फैसिलिटीज देते हैं आपको, बहुत सारे वेयरहाउस आपको फाइनेंस भी लाके देते हैं, राइट। सो ह्यूज ह्यूज एडवांटेज आई कैन से। आपने गुड्स प्रोड्यूस किया, आपकी फैक्ट्री है, फैक्ट्री में सामान प्रोड्यूस किया, 20 लाख 30 लाख का सामान प्रोड्यूस किया। आप वो प्रोड्यूस करने के बाद आपके खुद के पास रखने का जगह नहीं है। अच्छा, अगर आप रखना है आपको, तो आपको उसके लिए दूसरा जगह खरीदना पड़ेगा, विच इज एन इन्वेस्टमेंट फॉर यू। उससे अच्छा, और वो सामान भी आपका 2 महीने 3 महीने में निकल जाने वाला है, बाकी का साल में 9 महीना वो गोडाउन खाली रहने वाला है। तो आप एज अ बिजनेसमैन क्या सोचोगे, व्हाई शुड आई स्पेंड दैट मच ऑफ मनी, इन्वेस्ट दैट मच ऑफ मनी। उससे अच्छा कहीं पे भाड़े पे मिल रहा है, 3 महीने के लिए भाड़े पे ले लेते हैं। इजंट इट गुड? यस। दूसरी बात, आपका सामान जब 3 महीने तक वहां पे पड़ा है, लेकिन आपको उस वक्त पैसे की जरूरत है, दिस पीपल आर गिविंग फाइनेंस आल्सो अगेंस्ट द स्टॉक गिवन इन दी वेयरहाउस। कल को आपने पैसा नहीं दिया, तेरे को सामान को हाथ लगाने को नहीं दिया, मतलब सामान गिरवी रख दिया आपने एक तरह से, लेकिन आपका ये सामान है, आपको उसके सामने लोन भी मिल गया। वेयरहाउस कीपर आज की डेट में लोन भी देता है आपको। अनदर एडवांटेज, आपका गुड्स ऐसा है जो 12 महीना लगने वाला है। प्रोड्यूस आपने सिर्फ 3 महीने में कर दिया, लेकिन 12 महीना उसका जरूरत पड़ने वाला है, लेकिन सब एक साथ नहीं पड़ेगा। तो आपने गोडाउन में रख दिया है, अब जब भी जरूरत पड़ेगा वहां से आप सामान निकाल के डिस्ट्रीब्यूट करते रहेंगे। प्रोड्यूस एक ही बार किया साल में, लेकिन प्रोड्यूस करके 12 महीने के लिए आपने गोडाउन में रख दिया, और जब जब जरूरत पड़ेगा वहां से निकालते जाएंगे और डिस्ट्रीब्यूट करते जाएंगे। तो प्रोडक्शन आपका फास्ट हो गया 2 महीने में, 2 महीने में पूरे साल का प्रोडक्शन कर दिया, गोडाउन में डाल दिया। अब जैसे जैसे जरूरत पड़ेगा चलेगा। तो सेम वे फार्मर्स क्या करते हैं, अनाज उगता है, चावल या गेहूं है, वो थोड़ी 12 महीना खेती चलता है। जब अनाज उगेगा तो पूरा 12 महीने का अनाज उगा लेते हैं वो लोग। दे विल पुट इट इन गोडाउन,
एंड मार्केट में कभी भी शॉर्टेज नहीं होता, गेहूं चावल जो भी आपको, चीनी वगैरह जो भी चाहिए आपको, जब चाहिए तब मिलता ही मिलता है, क्योंकि वो उसको स्टोर करके रखा हुआ है गोडाउन में। अच्छा, गोडाउन में स्टोर किया, जब चाहिए तब मिलता है, जहां पे चाहिए वहां पे मिल सकता है विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। आज की डेट में वेयर हाउस के ऊपर ट्रांसपोर्टेशन का भी फैसिलिटी देता है। आप खाली प्रोडक्शन पे ध्यान दो, मेरे गोडाउन में सामान रखा है, मैं आपको फाइनेंस भी करके देगा, मैं आपको ट्रांसपोर्टेशन का फैसिलिटी भी देगा। अरे वो छोड़ो, ग्रेडिंग ब्रांडिंग भी करके देगा, पैकिंग बैकिंग भी सब मेरे गोडाउन में बैठ के हो सकता है। उसके लिए लेबर भी मैं आपको देगा, उसका मिनिमम चार्ज आपको करेगा। आपका काम एज अ मैन्युफैक्चरर कितना आसान हो जाता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? समझ में आ रहा है? ये अपने आप में एक सर्विस है। बिजनेस इंडस्ट्री में आप लोग अब तक बिजनेस में उतने घुसे नहीं हो, आपको पता नहीं चलेगा इन सब चीजों के बारे में। ये अपने आप में एक बड़ा सर्विस है। अगर आप सेंट्रल लाइन में, अगर आप सीएसटी गए हो, मैं आपको बोलता हूं आप कभी बाय रोड जाओ, बाय रोड जाओ कभी। एंड बाय रोड अगर आप जाओ, देयर इज वन रोड विच इज कॉल्ड एज फ्री वे। फ्री वे करके रोड है जो चेंबूर से चेंज होके जाता है, हार्बर लाइन की तरफ से निकलता है वो फ्री वे से आप जाओ। एंड फ्री वे का ब्रिज जहां पे खत्म होता है, दैट एरिया इज कॉल्ड एज डॉकयार्ड रोड। और डॉकयार्ड रोड से आप सीधा सीएसटी तक जा सकते हो। और रास्ते के दोनों तरफ आपको जितने भी चीजें दिखेगी ना, वो सिर्फ गोडाउन्स है, सिर्फ गोडाउन्स है। बड़े बड़े आपको मकान दिखेंगे, वो सारे गोडाउन्स हैं। क्यों? क्योंकि थोड़ा आप आगे जाओगे टुवर्ड्स गेटवे ऑफ इंडिया, वहां पे देयर इज अ पोर्ट कॉल्ड एज बाउचा दक्का। बंबई में जितना भी सामान आता है ना, वो उस पोर्ट पे आता है, और वहां से फिर उसको पूरे मुंबई में, पूरे महाराष्ट्र में डिस्ट्रीब्यूशन के लिए लिया जाता है। लेकिन एज आई सेड, हर सामान एक साथ लेके जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। शिप से तो आपने, चाइना से तो आपने पूरा कंटेनर का कंटेनर मंगा के ले लिया, अब वो कंटेनर के कंटेनर रखोगे कहां पे? तो उसमें से सामान निकाल के इधर गोडाउन में रखा जाता है जो पोर्ट के नजदीक है। और फिर जब भी उसमें से जरूरत पड़ेगा, एक ट्रक बेंगलोर भेज दिया, एक ट्रक गुजरात भेज दिया, एक ट्रक पंजाब भेज दिया, आप उसमें से सामान डिस्ट्रीब्यूट करते रहोगे। मतलब पूरे गोडाउन के गोडाउन है। मतलब आप बोलोगे ना, यहां से इफ यू एलबीएस रोड का बात करूं, चेकनाका टोल नाका से अगर आप शुरू करो एंड देन यू गो टुवर्ड्स घाटकोपर विक्रोली तक आप चले जाओ, रास्ते के दोनों तरफ से गोडाउन्स दिखेंगे आपको। उतना ह्यूज नेटवर्क। और ये सिर्फ मुंबई का बात कर रहा हूं मैं आपको, ऐसे इंडिया में हर जगह पे है। जहां जहां पे पोर्ट होगा वहां पे आपको ये गोडाउन्स दिखेंगे। इसका ह्यूज बिजनेस है, और इसके लिए उसको बिजनेस सर्विस में ऐड किया गया है चैप्टर में। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। लेट्स अंडरस्टैंड दिस। फंक्शंस ऑफ वेयरहाउस करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब वेयरहाउस काम क्या करता है, वेयरहाउस के फायदे क्या है, रादर दैट वे दे हैव पुटिंग द क्वेश्चन। फंक्शंस ऑफ वेयरहाउस, सबसे पहला क्या एडवांटेज रहेगा? वेयरहाउस मतलब स्टोरेज होगा, यस और यस। इसमें तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है समझने जैसा, यस। Look at the second one, price stabilization. What do you mean by price stabilization? अभी आप लोग इकोनॉमिक्स इतना पढ़ते हो, आपको इतना चीज समझा रहेगा। डिमांड सप्लाई में अगर बैलेंस नहीं रहा तो प्राइस कम ज्यादा हो सकता है, यस और यस। लेकिन अगर गोडाउन में गुड्स है तो जब जब उसका डिमांड होगा तब तक सप्लाई कर पाएगा। Whenever goods are demanded, goods are already stored, you can supply. तो उसकी वजह से प्राइस स्टेबल रहेगा कि नहीं रहेगा? आर यू अंडरस्टैंडिंग? अगर सप्लाई नहीं है और डिमांड ज्यादा है तो प्राइस बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? यस और यस। लेकिन वेयरहाउस का फैसिलिटी प्राइस को बढ़ने को नहीं देता है, वो प्राइस को स्टेबलाइज रखता है। समझा कि समझा? यस और यस। थर्ड वन, रिस्क बियरिंग। जितने रिस्क होता है ना, आपने गुड्स को प्रोड्यूस किया, वो गुड्स को कितना रिस्क है? चोरी हो सकता है, जल सकता है, खराब हो सकता है, फ्लड हो सकता है, मॉइस्चर लग सकता है, सब चीज हो सकता है। लेकिन उसको गोडाउन में स्टोर करके रखेगा, ये सब रिस्क मिनिमाइज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? उधर भी चोरी हो सकता है, उधर भी आग लग सकता है, लेकिन अभी चांसेस कितने कम हो गए क्योंकि आपने स्टोर करके रखा है। उसमें भी अगर आपने एक इंश्योरेंस ले लिया उस वेयरहाउस का, तो और काम आसान हो गया आपका। बाहर सिक्योरिटी गार्ड बिठा के रखा है, सीसीटीवी कैमरास लगा के रखे हैं, वो रिस्क मिनिमाइज हो गया क्योंकि स्टोर है वो।
रिस्क बेयरिंग है उसमें। नेक्स्ट वन इज फाइनेंसिंग। ये पॉइंट आपको ऑलरेडी बोल चुका हूं, आपका गोडाउन में जितना सामान है उसके सामने आपको लोन मिल जाता है। हम लोगों ने बैंकिंग में एक वर्ड पढ़ा था, कैश क्रेडिट, याद है? व्हाट वाज कैश क्रेडिट? मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि आपका मोबाइल फोन का दुकान है, आपको जितना सामान आपकी दुकान में है उतना के बैंक आपको लोन दे देता है। यस और यस। अगर दुकान में जितना सामान है उसके सामने लोन मिलेगा, ये तो गोडाउन है, गोडाउन में तो जितना सामान रहेगा उसके सामने आपको 70-80% लोन मिल जाएगा। ग्रेडिंग एंड पैकिंग, दिस इज व्हाट आई वाज सेइंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रेडिंग? ग्रेडिंग का क्या मतलब होता है? अरे ईश्वर, आप किसान हो, आपने चावल उगाया, चावल उगाया तो आपको इतना तो नॉलेज होगा कि चावल कई प्रकार के होते हैं। बासमती चावल देखा है सब लोगों ने? बासमती चावल कैसा होता है? लंबा दाना होता है, हाँ या हाँ? अभी आपके खेत में जितना भी चावल उगा है, हो सकता है कि उसमें से कुछ एक बासमती चावल भी हो सकते हैं, क्वालिटी अच्छा होगा। तो बासमती चावल का पैसा ज्यादा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? तो उसको क्या आप सस्ते दाम पे बेचोगे कि बासमती के दाम पे बेचोगे? लेकिन कभी बेच पाओगे जब उसको अलग से आपने सेग्रीगेट किया रहेगा तब। चावल के बहुत प्रकार हैं, चावल के बहुत सारे नाम है। बासमती चावल, सुपर बासमती, डिलक्स बासमती, कोलम, सुरती कोलम, उखड़ा, टुकड़ा, ऐसे बहुत सारे 64 टाइप के राइस हैं। ये 64 टाइप के राइस कैसे सेग्रीगेट होते हैं? ऑन 4 थिंग, साइज, शेप, कलर एंड क्वालिटी। बहुत से चावल के दाने होते हैं ना इतने छोटे, जो आधा टुकड़ा लेना ऐसा अपने को लगेगा, तो उसको भी बेच सकते हो आप, लेकिन उसके दाम कम मिलेंगे क्योंकि आधा दाना है वो, उसको टुकड़ा चावल बोलेंगे। साइज मीडियम साइज का रहेगा, उससे बड़ा दाना रहेगा। अच्छा, आपको पता है ऑरेंज कलर के चावल होते हैं, रेडिश कलर के चावल होते हैं, येलो कलर के चावल होते हैं, ब्राउन कलर के चावल होते हैं। हमने ये आमतौर पे देखे नहीं, लेकिन ये सब टाइप के चावल हैं। तो उसके साइज, शेप, कलर, क्वालिटी सब बेस पे उसको सेग्रीगेट करेगा। ये सब किधर करेगा भाई? खेत में करेगा कि गोडाउन में बैठ के करेगा? समझा कि समझा? फिर उसका पैकिंग भी करेगा। यस और यस। 2 किलो, 5 किलो, 20 किलो, 50 किलो, 100 किलो का बैग बनता है। यस और यस। ये फैसिलिटी मिलेगा। ट्रांसपोर्टेशन वी ऑलरेडी डिस्कस्ड। टाइम एंड प्लेस यूटिलिटी, व्हाट डू मीन बाय टाइम एंड प्लेस यूटिलिटी? टाइम बोलेगा तो अभी स्टोर करके रखा, लेकिन 12 महीने में जब भी जरूरत पड़ेगा, जो टाइम पे जरूरत पड़ेगा, वेयर हाउस प्रोवाइड करेगा कि नहीं करेगा? यस और यस। एंड व्हाट डू मीन बाय प्लेस यूटिलिटी? जहां पे चाहिए वहां पे दे पहुंचा पाएगा अगर स्टोर करके रखा है तो। सो इट प्रोवाइड 2 टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी एंड प्लेस यूटिलिटी। एंड देन कम्स प्रोसेसिंग, मतलब आपको बैठ के वहां पे उसको कुछ प्रोसेस भी करने का है तो वो भी कर सकते हैं, पॉलिशिंग वगैरह करते हैं। बहुत से लोग चावल को पॉलिश करते हैं, पैडिंग बोलते हैं उसको, राइट? मैंगोज का बहुत से लोगों को पता है, मैंगो के जूस आज की डेट में बिकते हैं मार्केट में, रेडीमेड जूस मिलता है मैंगो का। कच्चा मैंगो, पक्का मैंगो तो मिलता ही है, रॉ मैंगो तो मिलता ही है, उसके पल्प अलग से मिलते हैं, मैंगो जूस अलग से मिलता है। तो वो सब प्रोसेसिंग आप कहाँ पे कर पाओगे? गोडाउन में कर पाओगे आप सब कुछ। समझा कि समझा? यस और यस। तो ये 8 टाइप के फंक्शन है, 8 है, 8 टाइप को फटाफट से 80 सेकेंड्स में देखो, पढ़ो, एक्टिंग करो। कुछ नहीं समझा पूछो और भाई साहब को उठाओ। गुड मॉर्निंग। इधर आ जा, आजा आजा, इधर आ जा। अरे बुक लेके आ। इधर बैठ। अरे मेरे को मालूम है तू मेडिटेशन कर रहा था। ईश्वर, लोगों को बस मानना नहीं है कि मैंने गलती हुई है। मियाँ गिर जाए लेकिन टंगड़ी ऊपर। क्यों नहाने का है? तेरे को पीने से ज्यादा मुंह धोने का जरूरत है।
अरे मैं कहाँ बोल रहा हूँ सोया था, मैं तो बोला तो मेडिटेशन कर रहा था ईश्वर, मैं तो मानता हूँ। दे दे दे, पानी के लिए मना नहीं करते, दुश्मन को भी देते हैं हम। पाकिस्तान को भी अपन मना करके, लेकिन अपन वो इंडस ट्रीटी भले हम लोग ने कैंसिल किया, लेकिन पानी छोड़ रहा है अपन। ईश्वर, पढ़ो, हाँ पढ़ो। 8 फंक्शंस ऑफ वेयर हाउस क्वेश्चन आता है। ईश्वर, अभी नींद नहीं आएगा, इसको पूछ आया क्या? लेकिन सामने रावण बैठा ना, नहीं आएगा बेटा। हाँ वो तो है, नालायक। ओवर एक्टिंग मत करो, हाँ हो गया तो बोलो फटाफट से, बस अब सब शाने लोग हैं। कमिंग टू दी टाइप्स ऑफ वेयरहाउस, ये बोर्ड में 8 मार्क का क्वेश्चन भी पूछा है इसके ऊपर। टाइप्स ऑफ वेयरहाउस, कितने टाइप के वेयरहाउस है आपकी बुक में दिए हैं, कितने हैं ईश्वर? पेज पलटता ही नहीं है लोग। 7 टाइप के वेयरहाउस है, हाँ या हाँ? प्राइवेट वेयरहाउस है, पब्लिक वेयरहाउस है, बॉन्डेड वेयरहाउस है, ड्यूटी पेड वेयरहाउस है, गवर्नमेंट वेयरहाउस है, कोऑपरेटिव वेयरहाउसेज है, कोल्ड स्टोरेज है, हाँ या हाँ? इतने टाइप के वेयरहाउस हैं, बस आंसर खत्म हो गया। ऐसा नहीं है, इसको समझना पड़ेगा। और ये सिंपल सिंपल है, 2-2 लाइन में इसको एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। फर्स्ट वन क्या लिखा है? प्राइवेट वेयरहाउस। प्राइवेट बोलेगा तो प्राइवेट, हाँ मेरा खुद का वेयरहाउस। अरे मैं रिलायंस कंपनी है, मैं टाटा कंपनी है, मैं गोदरेज कंपनी है, तो मैं क्या और किसी से गोडाउन भाड़े पे लेगा कि अपना कंपनी का खुद का गोडाउन बनाएगा? हाँ, उसको क्या बोलेगा? बोलो कितना नॉलेज मिला अपने को। दैट इज हो गया प्राइवेट वेयरहाउस। दूसरा है पब्लिक वेयरहाउस। पब्लिक वेयरहाउस बोलेगा तो हाँ अपन दूसरे को भाड़े पे देने के लिए वेयरहाउस बनाया, तो उसको कौन सा वेयरहाउस बोलेगा? अपन जिसको भाड़े पे देगा उसको बोलेगा पब्लिक वेयरहाउस। तो बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां जिनके अपने गोडाउन नहीं है, या तो है लेकिन वो जगह कम पड़ रहा है उनको, सो दे विल गो फॉर दिस काइंड ऑफ वेयरहाउस। अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया बॉम्बे का, आपका बहुत सारा चाइना से आप सामान मंगा रहे हो, यू आर अ ट्रेडर, यू आर अ डिस्ट्रीब्यूटर, आपको गोडाउन नहीं पड़ेगा खुद का, तो आप क्या करोगे? भाड़े पे रखोगे, महीना 2 महीने का भाड़ा पड़ेगा, तो वो जो भाड़े पे लोगे उसको कौन सा बोलेगा? पब्लिक वेयरहाउस। समझा के समझा? मेरे जैसे किसी इंसान ने वो गोडाउन बनाया रहेगा और वो लोगों को भाड़े पे देता है। क्लियर है? प्राइवेट समझा? जो हम किसी को भाड़े पे नहीं देगा, खुद के लिए है, बरोबर है? पब्लिक बोलेगा तो भाड़े पे दे रहा है। समझा कि समझा? तीसरा क्या है? गवर्नमेंट वेयरहाउस। गवर्नमेंट बोलेगा तो सॉरी, थर्ड वन अपना क्या है इसमें? बॉन्डेड वेयरहाउस है, राइट? अब ये जो समझने का ना, ये 3rd and 4th है, बॉन्डेड एंड ड्यूटी पेड वेयरहाउस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें थोड़ा कॉन्सेप्चुअली समझना पड़ेगा,
और इसके ऊपर डिस्टिंग्विश आता है बॉन्डेड वेयर हाउस एंड ड्यूटी पेड वेयर हाउस पे, इसके लिए बोल रहा हूं, इसको समझ लेना प्लीज। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, आपका सामान चाइना से आया, प्लीज पे अटेंशन, आपका सामान चाइना से आया मुंबई पोर्ट पे। अब चाइना से सामान मंगाया तो गवर्नमेंट उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी चार्ज करेगा कि नहीं करेगा? यस और यस करेगा। जब तक आप कस्टम ड्यूटी नहीं भरेगा, क्या वो सामान पोर्ट से बाहर निकल सकता है? नहीं निकल सकता है। अच्छा, चाइना से सामान मंगाया है, कंटेनर के कंटेनर आए हैं, तो कस्टम ड्यूटी भी से चिल्लर चिल्लर रहेगा कि हैवी रहेगा? हैवी रहेगा। और हैवी रहेगा तो एक साथ भरने का कई बार अपने पास पैसा नहीं भी होगा। यस और यस। अभी एक नॉर्मल सिस्टम है, मैं गवर्नमेंट की प्रोसीजर समझा रहा हूं आपको। शिप में सामान आया, मुंबई पोर्ट पे शिप आके रुका, अब शिप से तो सामान उतारना पड़ेगा कि नहीं उतारना पड़ेगा? यस और यस। अब शिप से सामान उतरा, शिप से सामान उतरेगा तो उसे रखेगा किधर? ऐसे ही खुले पे छोड़ देगा? पोर्ट पे एक गोडाउन होगा कि नहीं होगा? यस और यस। तो सामान सब गोडाउन में जाएगा। एक शिप आया, सामान उतारो, सब गोडाउन में डालो, बरोबर है? अब वो जो गोडाउन है उसको कौन सा गोडाउन बोलते हैं? बॉन्डेड वेयर हाउस। क्या बोलते हैं उसको? अब सबका सामान उसमें पड़ा है। अब आपको पता चला 11 बजे जहाज आ गया, 4 बजे तक सब सामान गोडाउन में भी चला गया, आप उसी दिन जा ही नहीं पाए, आप दूसरे दिन गए। दूसरे दिन गए तो आप किधर जाओगे आपका सामान छुड़ाने के लिए? बॉन्डेड वेयर हाउस में जाओगे, बरोबर है? बॉन्डेड वेयर हाउस में आपका सामान रखा है। लेकिन बॉन्डेड वेयर हाउस में जब तक आपने कस्टम ड्यूटी नहीं भरा है ना, तब तक है। तो बॉन्डेड वेयर हाउस में आप जाके बोलोगे देखो मेरा चाइना से सामान आया है, इतना इतना बॉक्स है आपके पास पड़ा है, मेरे को दे दो, वो देगा नहीं। वो क्या बोलेगा? पहले वो कस्टम की ऑफिस में जाओ, कस्टम की ऑफिस में से कस्टम ड्यूटी भरो, उसका रसीद हमको बताओ, हमको रसीद बताओगे तो हम सामान छोड़ेगा। नहीं समझा कि समझा? अभी आपके पास पैसा नहीं है तो आप बोलेगा ठीक है ना, आपने चाइना से अम्ब्रेलाज मंगाया है, अब आप सोच रहे हैं अभी तो और 2 महीना बाकी है, मैं थोड़ा पैसे का अरेंजमेंट कर लेता हूं 15 दिन तक। आप पैसे का अरेंजमेंट कर रहे हो, 15 दिन के बाद आप कस्टम ड्यूटी भरने को गए, लेकिन 15 दिन तक आपको तो मजा है ना, आप क्या बोला? गवर्नमेंट ने संभाल कर रखा मेरा सामान। तो गवर्नमेंट येड़ा नहीं है, आप जितना दिन वहां पे रखोगे पर डे का रेंट चार्ज होते जाएगा। कस्टम ड्यूटी तो अलग से है, प्लस गवर्नमेंट ने आपका सामान संभाल के रखा बॉन्डेड वेयर हाउस में, तो उसका भाड़ा चालू हो जाएगा पर डे का, वो अलग से भरना पड़ेगा। जब तक वो भरोगे नहीं तब तक आप बॉन्डेड वेयर हाउस से सामान बाहर निकाल सकते नहीं। समझा कि समझा? यस और यस। अभी कहानी में ट्विस्ट है। अभी आपने कस्टम ड्यूटी भर दिया, बॉन्डेड वेयर हाउस से सामान बाहर निकाल दिया, अब आपको डिस्ट्रीब्यूट करने का है, लेकिन अभी टाइम है। मैंने बोला मॉनसून सीजन आया नहीं है, आपको टाइम है, लेकिन कस्टम ड्यूटी भर दिया तो अभी बॉन्डेड वेयर हाउस में नहीं रख सकता है, वहां से तो निकालना पड़ेगा। आप सोच रहे हैं बाहर कोई तो प्राइवेट वेयर हाउस में भाड़े पे रख देंगे, लेकिन बाहर के सारे गोडाउन ऑक्यूपाइड हैं, आपको कहीं पे रेंट पे मिल नहीं रहा है। सो पोर्ट पे ही गवर्नमेंट का और एक गोडाउन होता है जो आपको भाड़े पे मिल सकता है, उसको क्या बोलेगा? ड्यूटी पेड, मतलब कस्टम ड्यूटी भरा है वही सामान उसमें रख सकता है। नहीं समझा कि समझा? पहले कौन सा था? जो शिप से आया डायरेक्ट गोडाउन में डाल दिया, कस्टम ड्यूटी भरो, वहां से सामान उठाओ। वहां से सामान उठाया लेकिन बाहर नहीं लेके जा सकते, तो पोर्ट के ऊपर ही दूसरा एक वेयर हाउस है, गवर्नमेंट का ही है, वो भी वहां पे सामान रख सकते हो। लेकिन वहां पे कंडीशन क्या है? ड्यूटी भरा क्या, वो भी पूछेगा तुमको, ड्यूटी भरा क्या, तो उधर रख सकता है, उसको बोलते हैं ड्यूटी पेड वेयर हाउस। समझा कि समझा? यस और यस। वो भी भाड़ा लेगा आपसे अलग से। नहीं समझा कि समझा? कुछ ज्यादा है नहीं, बट ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रोसीजर में ये सब कॉन्सेप्ट्स आते हैं आपको। 11th स्टैंडर्ड में तो हम लोगों ने उसको ऑप्शन में डाल दिया था। इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रोसीजर हम लोगों ने पढ़ा नहीं, कॉलेज के टीचर ने कभी पढ़ाया नहीं, पढ़ा तो हमने ऐसे ही बाय हार्ट कर लिया, कुछ लोगों ने ऑप्शन में डाल दिया।
बट ये वेयर हाउस का कॉन्सेप्ट याद रखने का। क्लियर है? हाँ या हाँ? सो बॉन्डेड वेयर हाउस, ड्यूटी पेड वेयर हाउस हो गया, और एक आता है गवर्नमेंट वेयर हाउस। व्हाट डू मीन बाय गवर्नमेंट वेयर हाउस? गवर्नमेंट का वेयर हाउस। जिस तरह से मैं एज ए प्राइवेट इंडिविजुअल मैंने गोडाउन बनाए और लोगों को भाड़े पे दे रहा हूं, ऐसा गवर्नमेंट भी करता है। लेकिन गवर्नमेंट किसको देगा भाड़े पे? ज्यादा करके फार्मर्स लोगों को देगा। छोटा किसान रहेगा, उसको पड़वड़ेगा क्या? उसने अनाज उगाया लेकिन उसके पास गोडाउन का फैसिलिटी रहेगा क्या? नहीं रहेगा। वो कहां पे रख सकता है? गवर्नमेंट वेयर हाउस में रख सकता है अपना सामान। समझा कि समझा? यस और यस? यस। ऐसा होता है कोऑपरेटिव वेयर हाउस। अभी इसके लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी आपको गलती से याद करना पड़ेगा, 11th में पढ़ा था हम लोगों ने। कोऑपरेटिव सोसाइटीज किसी को याद रहेगा नहीं? नालायक लोग, मैं सब बिंदास ऐसा प्राउडली बोलते हैं नहीं। कोऑपरेटिव सोसाइटीज मतलब कैन आई से इट्स अ ग्रुप ऑफ पीपल। हाँ या हाँ? एंड उसका मेन इंटेंशन इज नॉट टू अर्न प्रॉफिट बट टू गिव सर्विसेज। एक फार्मर गोडाउन ओपन नहीं कर सकता है, लेकिन गांव में 50 फार्मर है, 50 फार्मर मिलके थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करके एक गोडाउन बना सकते हैं पूरे गांव में। हाँ या हाँ? और सभी फार्मर उसमें अपना सामान रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं? लेकिन वो गोडाउन बनाने का खर्चा आएगा कि नहीं आएगा? उसके बाद उसको मेंटेन करने का भी खर्चा आएगा कि नहीं आएगा? वो सब खर्चा कौन उठाएगा? सब लोग मिलके उठाएगा। हाँ, मिलके बोलेगा तो कोऑपरेटिव सोसाइटी वो लोग बनाएगा एक, और वो लोग सब काम करेंगे। तो उसमें रखा तो उस वेयर हाउस को क्या बोलेगा? समझा के समझा? कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउस। ये क्या है? अरे पेरिशेबल गुड्स होता है कि नहीं होता है? ईश्वर, फिश का बिजनेस किया है कभी? नालायक लोग, करना भी नहीं। फिश का बिजनेस होता ना, तो फिश भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, लेकिन फिश खराब हो जाएगा तो उसको कहां पे टेम्परेचर में रखना पड़ेगा? लोअर टेम्परेचर में। हाँ या हाँ? तो उसके लिए अलग से वेयर हाउस होता है। मतलब पूरा गोडाउन इज अ रेफ्रिजरेटर। मिल्क है, बटर है, चीज है, पनीर है, चिकन है, मीट है। नालायक, ये सब चीज है, हम खाते नहीं अलग बात है, लेकिन ये सब चीज का बिजनेस होता है कि नहीं होता है? और ये लोग भी बल्क में बिजनेस करते हैं कि नहीं करते हैं? ये लोग को बल्क में बिजनेस करने का तो इनको भी स्टोरेज करके रखना पड़ेगा। इसके लिए अलग वेयर हाउस है जहां पे उसको लोअर टेम्परेचर में रखा जाता है। उस वेयर हाउस को बोलते हैं कोल्ड स्टोरेज। मतलब दैट वेयर हाउस इटसेल्फ इज लाइक अ बिग रेफ्रिजरेटर जिसमें टेम्परेचर सेट किए होते हैं। नहीं समझा कि समझा? यस और यस? हाँ, स्टोरी खत्म, चैप्टर खत्म, ट्रांसपोर्ट भी खत्म, वेयर हाउस भी खत्म। कितना फास्ट पढ़ाता ना मैं, इम्प्रेस्ड। मैं अपने आप से इम्प्रेस्ड है, ऐसा बोल रहा हूं। एक्टिंग 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 कर लो, पढ़ लो इसको। कुछ नहीं समझा तो पूछ लो मेरे को जल्दी जल्दी। टाइप्स ऑफ वेयर हाउस पढ़ो फटाफट से। ये क्या आ रहा है? ईश्वर, इसको बुलाओ जरा ऑफिस बॉय को। ये मीटिंग में तो कोई है नहीं अभी, एक ही लड़का है।
ये 6 मिनट में मीटिंग बंद हो जाएगा बोल रहा है, वापस नया करने का। ईश्वर, 5 मिनट के बाद मेरे को ब्रेक देने का इनको, 5 मिनट का, 5 मिनट का ब्रेक। एकदम अच्छा दिल वाला है मैं। नहीं, ये 5 मिनट चलेगा ना, उसके बाद ब्रेक दे दूंगा, तो उसके बाद चालू करवाना। ये वीडियो फ्रीज हो गया बोलो उसको, लेकिन वीडियो फ्रीज हो गया है। ईश्वर, सब आता है, बहुत होशियार। नींद उड़ गया ना, सॉरी मेडिटेशन हो गया ना तेरा, इसके लिए पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। नमन, બહુ વાતો કરે છે તું, પસંદ નથી મને। હા જીત, તું છે ને એના પર ટેકો રાખીને નહીં બેસ, આમ બેસ સરખો। ईश्वर, આગળ જો। सब पे नजर है मेरा, कौन बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है, मेरे को सुनाई देता है सब। सब नालायक लोग मेरे ही क्लास में है। स्मार्ट नालायक। ये पोदार कॉलेज से कौन है? हाउ मेनी फ्रॉम पोदार? हाथ ऊपर करो अच्छे से, 1 2 3। तूने मांगा था ना छुट्टी मेरे पास, कौन बोला जल्दी जाने का? हाँ, ओ काका यहाँ बोला उसको। उधर जाके क्या बैठा है तू? दूसरे क्लासरूम में बैठा है क्या तू? तो हवा आता है, हवा खाने का है, हवा खाने का है। इधर आ जा, इधर हवा खिलाते, इधर। इसके पीछे छुप के जाके बैठा है, मेरे को पता ही नहीं है। जल्दी जाने का था ना तेरे को, अभी रिजल्ट है ना तेरा। काय का मीटिंग? क्यों मीटिंग? इधर का मीटिंग कोई अटेंड नहीं करता है। दो बजे के बाद है ना मीटिंग, तो पूछने को क्यों आया फिर मेरे को? दो बजे का ऑनलाइन मीटिंग है कॉलेज का, जो इधर ही बैठ के अटेंड करने वाला है फोन पे। वो बोलता है सर मेरे को 12:30 बजे जाना पड़ेगा। अब कोई क्या समझेगा? वो ऑनलाइन मीटिंग, वो तो बाद में बोला भाई साहब ने, मैंने इंट्रोगेट किया तभी। सर 2 बजे रिजल्ट है, पहले बोलता 2 बजे रिजल्ट है। फिर मैंने बोला 2 बजे रिजल्ट है तो क्या हुआ, तू 3 बजे भी जाएगा तो रिजल्ट तो देंगे तेरे को। अच्छा, लेकिन सर वो रिजल्ट तो ऑनलाइन है। मतलब तो ऑनलाइन तो प्रॉब्लम क्या? नहीं सर, लेकिन मीटिंग है। बोला मीटिंग? ऐसा जरा जोर करके बोला मीटिंग। हाँ मीटिंग क्या, मेरे को लॉग इन करना पड़ेगा ना, वो भी 2 बजे है। लेकिन मेरे को शायद 12:30 को निकल जाने का भाई साहब, कपड़ा सिलाने का मीटिंग में बैठने के लिए। सब नालायक लोग। तू उसका सेक्रेटरी है। भाई देख लो, कुछ पूछना है तो पूछ लो। मेरे को मालूम है मैं बहुत अच्छा पढ़ा था, कुछ डाउट रहता ही नहीं है। ईश्वर ईश्वर।
चलो इसके बाद अभी कम्युनिकेशन सर्विसेज बाकी अपना। अभी ब्रेक के बाद में पोस्टल सर्विस इतना खींचेगा ना, देखो 2 बजे तक चलेगा। 2 बजे है, 11:58 को छोड़ देगा, ठीक है, 1:58 को छोड़ देगा। चलो लेट्स टेक अ ब्रेक 5 मिनट। बस बस एक तो भूख नहीं लाता है, well, I just had a chat with Nishit sir and I have informed him that I am not continuing today's lecture. तो उन्होंने मना कर दिया है लेकिन मैंने उनको कन्विंस किया। बोलने का और बोलने का मैंने उनको कन्विंस किया, ऐसा मुझे लगा, लेकिन वो कन्विंस नहीं हुए, ऐसा मुझे लगा। So I decided कि मुझे ऐसा लगा कि मैंने उनको कन्विंस कर लिया है। सो निश्चित सर इज द ऑथोरिटी जिनकी परमिशन के बगैर मैं नहीं छोड़ सकता। देख लेंगे लगा उसको, लगा एक लगा उसको, लगा नालायक लोग। एनीवेज आप लोग जा सकते हैं।